गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपसे प्रॉमिस किया था जैसे ही मैपिंग की कक्षाएं समाप्त होंगी हम आपके लिए आपके सिलेबस से संबंधित चीजें या आपके जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। अब तक हमने इससे पहले भारत की मैपिंग और विश्व की मैपिंग के बारे में कुछ बेसिक बातों को सीखा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। कक्षा 9 की ये बुक है इतिहास, उसका ये पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। देखिए, एक ऐसी क्रांति जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर इस तरीके से पड़ा कि आज की तारीख में या यूं कहूं आज तक हम लोग जितना आज़ादी या स्वतंत्रता की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें फ्रांस की क्रांति से सीखने को मिला। यानी कि मैं ये कहूं कि फ्रांस की क्रांति ने विश्व पर पूरा का पूरा अपना सकारात्मक प्रभाव डाला। चाहे वो अधिकारों की बात हो, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, फ्रांस की क्रांति ने पूरे समूचे विश्व को प्रभावित किया। तो बच्चों, आप सभी लोग आ जाइए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो कक्षा है 10 से 15 मिनट लेट हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमने अपनी क्लास को कंटिन्यू रखा और प्रयास किया पूरा कि हमारी जो कक्षा है वो आप तक पहुंचे, और आज ही पहुंचे। उसमें हम कामयाब भी हुए और हम आपकी कक्षा के हम आपके लिए कक्षा लेकर उपस्थित भी हैं। आ जाइए सभी लोग। हाँ, इंटर का भी इतिहास भूगोल सब होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम फ्रांस की क्रांति के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। चलिए जल्दी आ जाइए आप लोग। गुड आफ्टरनून मेहर गौतम जी, गुड आफ्टरनून बेटा। प्रिंस यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेटा लेट हो गई, ये हमारे हाथ में नहीं है। चलिए आइए, कक्षा 9 वाले विद्यार्थी, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर से लाभ होगा। अब ऐसा नहीं है कि नुकसान हो, कुछ ना कुछ तो उनको सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, ये पूरे इतिहास का एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसके लिए बच्चे बिल्कुल परेशान रहते हैं कि सर इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ा दीजिए, इतना चैप्टर रोचक चैप्टर है ये कि आप समझ नहीं सकते, बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये। चलिए तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ बारिश हो रही, हम आज स्कूल नहीं गए। अच्छा प्रिंस यादव, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बारिश होती रहती है, मौसम है बारिश का। चलिए, तो आपने देख लिया होगा, जैसे यहाँ पर बेटा थोड़ा हमारे टाइपिस्ट ने इसको गलत कर दिया है। एक्चुअल में ये अध्याय 4 नहीं है, ये अध्याय पहला है और इसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इतिहास विषय है आपका फ्रांस की क्रांति, अध्याय पहला है ये आपका, और विषय तो आप जानते ही होंगे इतिहास। इतिहास के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस क्रांति को बेटा, बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कहानी के रूप में। बिल्कुल आप ये समझिए कि आप घर पर बैठे हो और आपका कोई घर वाला आपको कहानी सुना रहा है राजा महाराजाओं की वाली, ऐसी समझिए आप। ठीक, चलिए मैं मार्केट में आई हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, खरीद लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, आप मार्केट में क्लास भी लेते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सबसे पहले हम बेटा अगर फ्रांस की क्रांति के बारे में देखने का प्रयास करें तो आप भी जानते हो कोई भी क्रांति, चाहे वो भारत की क्रांति रही हो 1857 की, चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे वो रशिया की क्रांति रही हो, चाहे रशिया की क्रांति रही हो, चाहे वो आपकी अमेरिका की क्रांति रही हो, कहीं ना कोई जो क्रांति होती है वहां की जनता का शोषण किया जाता है, वहां के शासक द्वारा, वहां के राजा के द्वारा। और शोषण भी ऐसा नहीं है कि 4 6 10 दिन या 15 दिन में शोषण करने के बाद वहां की जनता क्रांति के लिए तैयार रहे, नहीं, वर्षों का परिणाम होता है क्रांति। क्रांति, किसी भी क्रांति को आप देखोगे वर्षों का परिणाम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, भारत की क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1857 में क्रांति हुई थी, लेकिन ध्यान रखिए इंग्लैंड ने यानी ब्रिटेन वालों ने हमारे देश को 1757 में ही कब्जा लिया था प्लासी के युद्ध से। तो 1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 वर्ष अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का शोषण किया। तो जो हमारी क्रांति थी 1857 की क्रांति, कहीं ना कहीं वो 100 वर्षों का परिणाम था। तो ऐसे ही फ्रांस की जब क्रांति हुई होगी 1789 में, तो इनके लोगों को भी कई वर्षों से परेशान किया जा रहा होगा वहां के राजा, वहां के शासक द्वारा। अब परेशान कैसे, भेदभाव किया जा रहा होगा वहां की समाज के साथ, अधिक टैक्स लगाया जा रहा होगा, गरीब वर्ग के साथ कुछ और व्यवहार, अमीर वर्ग के साथ कुछ और व्यवहार। तो कहीं ना कहीं कोई भी क्रांति होती है बेटा, वहां की जनता का शोषण किया जाता है, चाहे जनता की स्वतंत्रता हो, जनता की समानता हो, कुछ भी हो, वहां के साथ, वहां के लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तब वहां की जनता रोड पर आने के लिए उतारू होती है। ऐसा नहीं है कि एक महीने परेशान हुए वहां के निवासी तो वहां के लोगों ने क्रांति कर दी, ऐसा नहीं होता बेटा। तो यही है, हमें 1789 की जब क्रांति हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के बारे में देखना पड़ेगा।
पुरातन व्यवस्था का मतलब तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि 1789 से पहले की फ्रांस की समाज क्या थी, फ्रांस में क्या व्यवस्था थी, उसको यहाँ पर हम फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के नाम से जानेंगे। पुरातन व्यवस्था का मतलब है कि जब फ्रांस की 1789 में क्रांति होती है उससे पहले की व्यवस्था क्या थी, जरा इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस बात को आप समझ जाते हो तो फ्रांस की क्रांति आपको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल। चलिए तो आइए पुरातन व्यवस्था के बारे में देखते हैं हम, क्या थी फ्रांस की पुरातन व्यवस्था। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस की समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसके जन्म के आधार पर बटा हुआ था। ध्यान रखिए, देखिए पहली चीज क्या है, हमारी जो समाज होती है, जैसे अपनी समाज है या फ्रांस की समाज है, स्वाभाविक बात है हम फ्रांस की समाज के बारे में बात करेंगे। फ्रांस की जो समाज थी, समाज मतलब हम आप लोग सब लोग, ये समाज ही होती है। जो फ्रांस की समाज थी बेटा, उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था। किस तरीके से, फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बांट दिया गया था वहां के राजा ने। इसको बोलते हैं प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी लोगों को रखा जाता था। पादरी लोग आप जानते होंगे, यदि आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा, जैसे हम लोगों के यहाँ पुजारी वगैरह होते हैं तो उन लोगों के यहाँ पादरी वगैरह होते हैं। दूसरा वर्ग था, द्वितीय स्टेटस हुआ करता था, उसमें रखे जाते थे सामंती या कुलीन वर्ग वाले, या मैं यूं कहूं तो सेना वगैरह, जो क्षत्रिय वगैरह जो युद्ध करते थे उनको रखा जाता था। और तृतीय वर्ग में रखा जाता था साधारण लोग, जिनको कहा जाता था किसान, व्यापार, मजदूर, इन लोगों को साधारण वर्ग के नाम से हम लोग जानते थे। तो समाज था जो फ्रांस का, वो 3 भागों में बांट दिया गया था। जो प्रथम वर्ग था, जो द्वितीय वर्ग था, उनको कुछ विशेष अधिकार वहां के राजा ने दे रखे थे। विशेष अधिकार क्या थे, जैसे कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग वाले लोगों को उच्च पदों पर नौकरियां मिल जाएंगी। और जो आपका तृतीय वर्ग था, जिसमें किसान, व्यापारी वगैरह जो छोटे मोटे लोग आते थे, उनको टैक्स भी देना पड़ता था और उनको सरकारी पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाता था, जो वहां के बड़े बड़े सरकारी पद हुआ करते थे। हाँ, आईपीएस जी हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मोनिका यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, गुड आफ्टरनून, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग आ जाइए। ठीक। क्रांति के पहले की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहते हैं। फ्रांस में क्रांति का विस्फोट क्यों और कैसे हुआ, इसे समझने के लिए पुरातन व्यवस्था को समझना आवश्यक होता है। स्वाभाविक बात है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई भी क्रांति ऐसे ही नहीं होती, 2 दिन 4 दिन में नहीं होती। उसको समझने के लिए किस तरीके की चीजें हुई हैं, हमें काफी गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा फ्रांस की समाज को। क्यों क्रांति किसने की, फ्रांस की समाज ने की ना। तो फ्रांस की समाज को देखना पड़ेगा हमें कि फ्रांस की समाज के साथ क्या समस्याएं रही होंगी कि वो लोग क्रांति करने के लिए सड़कों पर आ गए। बिल्कुल बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, आप सभी लोग आ जाइए। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं इसको कमेंट्स के लिए। ठीक, चलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। 12th का फिजिक्स कब होता है बेटा, आप देख लीजिएगा एक बार, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। अनिता जी, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो हमें सबसे पहले 1789 से पहले की फ्रांस की व्यवस्था देखनी है। इसके साथ फिर हम देखेंगे, हमारी समझ में आना चाहिए कि फ्रांस की समाज क्या है, फ्रांस की समाज को किस तरीके से परेशान किया गया, आपकी समझ में आ जाएगी। ये क्रांति कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे हमारी समाज हुआ करती थी 1857 की, ऐसे ही इन लोगों की समाज भी रही होगी। चलिए, इसके अंतर्गत फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करके ही हम उन जटिल समस्याओं को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रांस की सामाजिक क्या व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी और राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ताकि हमको थोड़ा बहुत समझ में आए कि वहां के लोग किस तरीके से परेशान थे। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में। समाज में 3 तरह के लोग रहते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, यानी कि फर्स्ट स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस, ऐसे बोला जाता था उनको। लेकिन आप उसको नहीं समझोगे तो आप ऐसे ही समझ लो, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के लोगों को बांट रखा था वहां की समाज में। सर वॉइस थोड़ा तेज कीजिए बेटा, कितनी तेज तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या तेज करूँ, पूरी ताकत लगा के पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। हाँ, प्राचीपाल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो जैसे 3 वर्ग में था, पहले में था पादरी, दूसरे में सामंत और साधारण लोग। अब समझिए इसको, जो प्रथम वर्ग था बेटा, प्रथम वर्ग में रखा गया था पादरी वर्ग को। पादरी जानते हो आप लोग, जैसे हमारे हिंदुओं में मंदिर का हेड कौन होता है, पुजारी।
ऐसे ही ईसाई वगैरह होते हैं, जो उनकी चर्च वगैरह होती है, वहां का मुखिया होता है पादरी। तो जो पादरी वर्ग था उसको प्रथम वर्ग में रखा गया था, द्वितीय वर्ग में रखा गया था, या स्टेटस भी बोलते हैं इसको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए वर्ग बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। द्वितीय वर्ग में रखा गया था सामंतों को और सैनिकों को। सामंत मतलब समझिए, आप ऐसे समझ लीजिए, सैनिकों को, जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे उनको, ये समझ में जल्दी आ जाएगा। उसके बाद तृतीय वर्ग हुआ करता था समाज का, वो क्या था? तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग था जैसे किसान भाई हो गए आपके, व्यापारी हो गए आपके, मजदूर हो गए आपके, ये सभी क्या थे? ये तृतीय वर्ग में, या इसको साधारण वर्ग भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? साधारण वर्ग भी बोला जाता था। साधारण वर्ग के नाम से हम लोग इसको जानते थे। अब दिक्कत क्या थी फ्रांस की समाज के साथ, कि जो तृतीय वर्ग था इसकी जनसंख्या ज्यादा थी, तृतीय वर्ग की जनसंख्या ज्यादा थी, और प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग की जनसंख्या काफी कम थी। अब दिक्कत क्या हो रही है इनके साथ, अभी जरा आप देखने का प्रयास कीजिएगा। सर ये कौन से प्रकाशन की बुक है? बेटा हम लोग आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। लव यू सर जी, वीर सिंह, लव यू टू बेटा, लव यू टू। ठीक, तो जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे, जो वहां के पूजा पाठ या जो चर्च के प्रमुख हुआ करते थे उनको पादरी कहते थे। उसके बाद जो सैनिक वगैरह होते थे उनको द्वितीय वर्ग में रखते थे हम लोग मतलब फ्रांस के लोग। तृतीय वर्ग में किसान, व्यापारी, मजदूर वगैरह इन सबको रखा जाता था। फ्रांस की समाज में तृतीय वर्ग की जनसंख्या ज्यादा थी, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोगों की जनसंख्या कम थी। अब इनके साथ क्या होगा जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी समाज भी बटी होती है कि नहीं, ये ब्राह्मण हो गए, ये क्षत्रिय हो गए, ये वाले हो गए, ये वो वाले हो गए, तो हमारी समाज बटी रहती है ना। तो ऐसे इनकी समाज भी बटी हुई थी। ये प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, ये द्वितीय वर्ग सैनिक वर्ग, और ये तृतीय वर्ग। चलिए कोई बात नहीं, समाज का बंटवारा ठीक है, हो जाता है, नेचुरली है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फ्रांस के लोगों को इसमें भी परेशानी नहीं थी। अब परेशानी फ्रांस के लोगों को क्या थी, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सामंत लोग विशेष अधिकार वर्ग के लोग थे, उन्हें कई सुविधाएं प्राप्त थी, उन्हें किसी तरह का कोई कर नहीं देना पड़ता था, और सभी उच्च राजकीय पदों पर केवल उनकी नियुक्ति होती थी। जरा इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मैंने आपको प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग बताया, जो मैंने आपको प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के बारे में बताया, राजा ने इनको कुछ विशेष अधिकार दे रखे थे। किसको? ओनली प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग वाले लोगों को, यानी पादरी वगैरह, सैनिकों वगैरह को राजा ने वहां पर विशेष अधिकार दे रखे थे। अब वो विशेष अधिकार क्या थे, जरा इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। विशेष अधिकार का मतलब है कि इनको टैक्स नहीं देना। पहला विशेष अधिकार क्या था? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग वाले लोगों को, या इसको एस्टेटस भी बोला जाता है, आप घबराइए ना, किताब में एस्टेटस ही लिखा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो राजा ने क्या किया, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोगों को क्या कर दिया, इनका टैक्स माफ कर दिया, और इनसे कहा कि आपको टैक्स नहीं देना भाई लोगों, आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना, एक पैसा टैक्स नहीं देना। साथ ही साथ दूसरा विशेष अधिकार क्या था इनके पास? दूसरा विशेष अधिकार था कि जो सरकारी नौकरियां होती है ना, जिनके बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आईपीएस आईएएस वगैरह होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो बड़ी बड़ी नौकरियां थी फ्रांस में, उनमें केवल प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोगों को ही नियुक्त करता था वहां का राजा। तो विशेष अधिकार इन दोनों वर्गों को दे रखे थे। एक तो इनको टैक्स में फ्री कर दिया गया, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा विशेष अधिकार था कि जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, उन पर नियुक्ति होगी तो ओनली इन दोनों की नियुक्ति होगी, तृतीय वर्ग की नियुक्ति नहीं होगी। अब तृतीय वर्ग जो कि जनसंख्या में ज्यादा था फ्रांस की समाज में, अब इनको क्या लगा, इनको लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कैसा भेदभाव हो रहा है बच्चों? एक तो इनसे टैक्स लिया जा रहा है, तृतीय वर्ग से इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, पहला भेदभाव हो गया। दूसरा भेदभाव यह है कि भैया हमको क्यों नहीं बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जा सकता, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो योग्य हैं, हमें भी ऊंची ऊंची नौकरियां दीजिए। दो बातों से इनको ये लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, राजा हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। लगा इनको, वास्तव में लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आगे देखिए, अब आर्थिक स्थिति, वो तो हमने सामाजिक स्थिति देखी थी कि वहां की समाज कैसी थी, फ्रांस की समाज कैसी थी, वो हमने देखने का प्रयास किया। अब देखेंगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति उस समय क्या थी, किस तरीके से फ्रांस का जो खजाना था, सरकारी खजाना था, वो बिल्कुल खाली हो चुका था। इसको जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा।
पुरातन शासन व्यवस्था के काल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी। इसके मूल में विदेशी युद्ध, राजमहल अपव्यय और दोषपूर्ण कर प्रणाली थी। जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल और लालियों। आर्थिक स्थिति मतलब पैसे से संबंधित। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस देश के पास जो सरकारी खजाना होता है वह लगभग समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। क्यों खत्म हो चुका था? क्योंकि फ्रांस को युद्ध लड़ने पड़ रहे थे, बार बार जल्दी जल्दी फ्रांस को युद्ध लड़ने पड़ रहे थे। अब आप जानते हो युद्ध लड़ने में भाई लोगों पैसा खर्च होता है, बातों का खेल नहीं होता। युद्ध में पैसा बहुत खर्च होता है। अब आप कहोगे कि सर फ्रांस ने युद्ध किससे किए? भाई साहब फ्रांस ने युद्ध इंग्लैंड से किया, ब्रिटेन वालों से किया। हमेशा से ही ब्रिटेन फ्रांस से 36 का आंकड़ा लेके चला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस तरीके से आंकड़ा रखता है ऐसे ही फ्रांस और ब्रिटेन का आंकड़ा रहा है शुरू से। क्यों? जरा इसको समझिए। अमेरिका, जैसे आप यूएसए बोलते हो, अमेरिका में फ्रांस के लोग रहते थे नौकरियां, जैसे कमाने खाने जाते हैं हम लोग, जैसे इस देश में चले गए वैसे उस देश में चले गए। तो उस समय आप ध्यान रखिए फ्रांस के लोग भी नौकरियां करने के चक्कर में अमेरिका में जाके बस गए थे। अब इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया? इंग्लैंड के लोगों ने अमेरिका को गुलाम बनाया, अमेरिका के लोगों के ऊपर अत्याचार किया और फ्रांस के लोगों के ऊपर भी अत्याचार किया जो अमेरिका में रहते थे। ये फ्रांस को सही नहीं लगा, ये फ्रांस को सही नहीं लगा। अमेरिका ने क्या कर दिया? ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसका सपोर्ट लेकर? फ्रांस का सपोर्ट लेकर, क्योंकि फ्रांस को यह बात बुरी लगती थी कि ये ब्रिटेन हमारे लोगों पर क्यों अत्याचार कर रहा है। फ्रांस ने ब्रिटेन के लिए पूरी ताकत लगा दी, अमेरिका के साथ खड़ा हो गया फ्रांस और अमेरिका को आजादी दिलाई। तो बार बार ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस को युद्ध लड़ने पड़ रहे थे, पहला कारण। दूसरा कारण, वहां का जो राजा हुआ करता था राजमहल में फालतू का खर्चा करता था। नई नई महल बनवा रहा है अपनी रानी के लिए, नई नई पार्टियां रख रहा है, शानो शौकत में कोई कमी नहीं है वहां के राजा की। तो आप बताइए ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा सरकारी खजाने से ही वो पे करता था, सरकारी खजाने से ही बिल बनवाता था अपना कि ये मेरा महल बनेगा इतने पैसे का। और वो पैसा कहां से आएगा? जो टैक्स से वसूला जा रहा है। और उस टैक्स को दे कौन रहा है? जो बेचारा साधारण वर्ग था, गरीब वर्ग था, जिसको हम लोग तृतीय वर्ग बोलते हैं, किसान, व्यापारी, मजदूर। ये रानी के लिए तमाम खर्चा कर रहा है वहां का राजा, मतलब फालतू में, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी, पैसे वाली जो व्यवस्था थी फ्रांस की, वो कमजोर पड़ गई थी, बिल्कुल कमजोर पड़ गई थी। अब क्या होगा? जब फ्रांस का खजाना खाली हो गया, राजा ने क्या किया? टैक्स बढ़ाने का नंबर लगा दिया, टैक्स बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि खजाना खाली है। अब टैक्स बढ़ाएगा तो किस पर बढ़ाएगा बच्चों? तृतीय वर्ग वाले बच्चों को, तृतीय वर्ग वाले लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाएगा, क्योंकि पता है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के पास विशेष अधिकार है, उनको तो टैक्स देना ही नहीं है। अब टैक्स की बढ़ोतरी की गई तो उसका प्रभाव सीधा सीधा तृतीय वर्ग के ऊपर पड़ा, जो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। पहले से ही हमारे साथ धोखा हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, अब ये राजा मूर्ख है और हमारे ऊपर प्रभाव इसका डाल रहा है। खुशी बेटा, उसका टाइम मुझे नहीं पता बेटा, 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप देख लीजिए हमारे चैनल पर, वहां आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, चलिए। राज्य को केवल साधारण वर्ग के लोग कर देते थे। साधारण वर्ग का मतलब है तृतीय वर्ग के लोग, कर का मतलब टैक्स होता है। तृतीय वर्ग के लोग ही टैक्स देते थे, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग तो दूर भागते थे, उनके पास तो विशेष अधिकार थे भाई लोगों। विशेष अधिकार मतलब टैक्स फ्री, एकदम से मजे ले रहे हैं वो। कुलीन तथा पादरी वर्ग के, कुलीन तथा पादरी वर्ग के लोगों को इससे पूर्ण मुक्ति मिली हुई थी। इससे मुक्ति का मतलब उनके पास विशेष अधिकार थे, उनको टैक्स नहीं देना। विशेष अधिकार का मतलब है कुछ ऐसे अधिकार जो सभी लोगों को नहीं मिलते, विशेष। तो पादरी वर्ग यानी प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जिसे कुलीन वर्ग बोला जाता है, उनके पास स्वतंत्रता थी बिल्कुल, चाहे राजा टैक्स घटाए चाहे बढ़ाए, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनको टैक्स देना ही नहीं है। मतलब तो बेचारे साधारण वर्ग या तृतीय वर्ग को है जिनको टैक्स देना पड़ रहा था, और अब राजा ने क्या किया? उस टैक्स को और बढ़ा दिया। फ्रांस में एक कहावत प्रचलित हुआ करती थी कि सामंत लड़ता है, क्या करता है? सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। ये कहावत थी बेटा फ्रांस में। फ्रांस में उस समय ये कहावत बहुत प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी? कि सामंत तो लड़ता है, सामंत मतलब सैनिक वगैरह जो होते हैं, सामंत तो लड़ता है, पादरी पूजा करता है। क्या करता है? पादरी पूजा करता है। स्वाभाविक बात है, हमारे यहाँ पुजारी का काम क्या होता है?
हिंदुओं में, अपने हिंदुओं में पुजारी का काम क्या होता है? पूजा करना ही होता है। तो स्वाभाविक बात है, वहाँ का जो पादरी था, जो ईसाई धर्म का जो वहाँ पर जो चर्च वगैरह होती है, वहाँ का जो हेड होता है वो पादरी होता है, तो उसका काम ही पूजा करना है। तो यहाँ पर एक कहावत है कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। सामान्य जन मतलब व्यापारी, किसान, मजदूर, ये क्या करते हैं? कर देते हैं। ये कहावत फ्रांस में बहुत प्रचलित थी उस समय। जैसे हमारे यहाँ कुछ कहावत प्रचलित हुई, जैसे कुछ नारे थे हमारे यहाँ वो प्रचलित हुए, करो या मरो, भारत छोड़ो, ऐसे कुछ नारे फेमस हुए हमारे यहाँ पर। ऐसे ही इनके यहाँ पर ये जो कहावत है ये बहुत प्रचलित थी कि सामंत तो भैया लड़ता है, पादरी वर्ग पूजा करता है और सामान्य जन कर यानी कि टैक्स देता है। आवाज सही नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से बेटा आ रही होगी। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? आर्थिक स्थिति समझ में आई आपके? सामाजिक स्थिति आपने समझी कि फ्रांस की सामाजिक स्थिति क्या थी? यानी फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे अरे आप भी देखिए, हमारी समाज तो वर्गों में बटा हुआ रहता है। ये ब्राह्मण साहब हो गए, ये क्षत्रिय साहब हो गए, ये वाले यादव साहब हो गए। तो ऐसे ही उनका भी समाज 3 वर्गों में था। ये पादरी वर्ग हो गया, यानी उच्च वर्ग हो गया। ये द्वितीय वर्ग हो गया, सामंती सैनिक, जो हमारे यहाँ क्षत्रियों को बोला जाता है, उनके यहाँ पर सामंतियों को बोला जा रहा था। और अपने यहाँ जो है निम्न जाति के होते हैं, उनको वहां पर क्या बोला जा रहा था? तृतीय वर्ग बोला जा रहा था। जैसे व्यापारी, किसान, मजदूर, ये उनको तृतीय वर्ग में रखते थे। तो कोई खास अंतर नहीं है वहां की समाज में भी, क्योंकि हमारी समाज भी तो ऐसी है और ऐसी थी उस समय। तो जो फ्रांस की समाज थी वो 3 वर्गों में थी कि जो उच्च वर्ग के हैं उनको पादरी कहा जाता था। पादरी का मतलब आप समझ सकते हो, जो चर्च वगैरह होती है वहां का हेड होता है पूजा पाठ करने। और सामंत वगैरह मतलब सैनिक वगैरह जो देश के लिए लड़ता है। और साधारण वर्ग मतलब किसान, व्यापारी, मजदूर, ये सब साधारण वर्ग में आते थे। तो वहां के राजा ने क्या किया, दिक्कत बस यही हो गई कि भेदभाव का प्रारंभ कर दिया, भेदभाव का नंबर लगा दिया। प्रथम वर्ग को, द्वितीय वर्ग को बहुत विशेष सत्कार दे रखे थे और तृतीय वर्ग के पास कुछ नहीं था। और बल्कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग की जनसंख्या कम थी तृतीय वर्ग के सापेक्ष, अगर आप देखोगे तो वहां की जनता को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई आप बताइए, आपकी समाज में आप लोगों के साथ आपकी सरकार भेदभाव करने लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो आप लोगों के साथ भेदभाव करने लगे, कहें कि ब्राह्मणों को ये मिलेगा या क्षत्रियों को ये मिलेगा या ब्राह्मणों को ये नहीं मिलेगा, वो उनको मिलेगा, तो समाज में क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। लोगों के मन में क्या होगा? टकराव होगा कि हमारे साथ भाई भेदभाव हो रहा है। ऐसे ही वहां के लोगों को भी लगता था कि हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है, इनको क्यों विशेष सत्कार दिए गए हैं, ये कौन से मंगल ग्रह से आए हैं, ये भी तो हम जैसे ही हैं। अच्छा बेटा, देखते सामने लगा लीजिए, माइक सामने ही लग रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। हम इसको हाथ में लेके देखते हैं, कल भी दिक्कत हो रही थी। चलिए बेटा कोई बात नहीं, अब बताइएगा, मेरे ख्याल से अब आवाज सही आएगी। ठीक, तो ये बेटा फ्रांस की क्या थी? ये आर्थिक व्यवस्था थी। फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था, इससे पहले हमने क्या समझाया? फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था। आपने सामाजिक व्यवस्था देखी और आर्थिक व्यवस्था देखी, क्या थी समाज की, यानी समाज कैसी थी वहां की, और फ्रांस की पैसे का लेन देन फ्रांस का कैसा था, फ्रांस के पास कितना पैसा था, कितना कर्जा था, ये आर्थिक स्थिति के बारे में हमने देख लिया। आवाज धीरे है। हाँ बेटा, हम बहुत तेज बोल रहे हैं, धीरे लगता है आपको, हो सकती है, लेकिन हम पूरी ताकत लगा के बोल रहे हैं। चलिए आगे चलिए, आगे देखोगे आप, अब देखिएगा आप राजनीतिक व्यवस्था, क्या देखोगे? राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखोगे। यानी इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, प्रमुख कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये क्या है? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। इनको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण यही है, इन्हीं को पढ़ना पड़ता है उसमें भी। चलिए अब देखते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। देखिए बेटा, राजतंत्र, राजतंत्र जानते हो क्या होता है? एक राजा या रानी होगी और उसी के कहने पर पूरे देश का शासन चलेगा। राजा या रानी होगी, उसके कहने से ही देश का शासन चलेगा। तो 1789 से पहले फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, यानी कि राजा बिल्कुल चलाएगा सब कुछ। तो राजतंत्र था वो निरंकुश हो गया था, बेलगाम हो गया था। जैसे कहते हैं ना अपने गांव में, अरे भाई तुम तो बहुत बेलगाम हो गए हो, किसी की नहीं सुनते, अपनी
मनमानी करते रहते हो। तो ऐसे ही फ्रांस का जो राजा था या जो राजतंत्र था वो क्या था, उसकी जो निरंकुशता थी बहुत ज्यादा ही हो गई थी फ्रांस में। निरंकुशता की इस परंपरा को स्थापित करने वाला लुई 14वां था, जिसने 1661 से 1715 तक फ्रांस पर शासन किया। इस लंबी अवधि में उसने स्थायी सेना का गठन किया, सामंतों को कठोरता पूर्वक दबाया। प्रशासन पर राजा का नियंत्रण इतना व्यापक था कि वह कोई भी कानून बना सकता था तथा किसी भी प्रकार का कर लगा सकता था। यानी कहने का मतलब वहां का जो राजतंत्र था इतना ज्यादा ही निरंकुश हो गया था कि किसी भी कानून को रद्द कर सकता है, किसी भी कानून को नया बना सकता है और किसी के ऊपर भी टैक्स लगा सकता है, और कितना टैक्स लगा सकता है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता सिवाय राजा। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जब फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी तो वहां के राजा ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाया, किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तृतीय वर्ग, जो साधारण वर्ग हुआ करता था। सीधी बात है, क्योंकि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोगों को तो टैक्स देना ही नहीं है, तो टैक्स का जो प्रभाव पड़ेगा वो साधारण वर्ग या तृतीय वर्ग के ऊपर ही पड़ेगा। और ये उसकी इच्छा थी कितना टैक्स बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वो निरंकुश था। और निरंकुश का मतलब होता है बेलगाम, तो कोई रोक नहीं सकता, उसके मन में आएगा कुछ भी करेगा। आप जानते हो जो व्यक्ति निरंकुश होता है एक ना एक दिन तो उसका अंत होना ही है। कोई भी हो, जिसके पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं, असीमित पैसा आ जाता है, फिर उसको घमंड आ जाता है। आपने भी देखा होगा अपने समाज में बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा आ गया या बहुत पावरफुल हो गए वो, तो उनको घमंड आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक दिन जाके वो घमंड चूर होता है। तो ऐसे ही यहाँ का जो राजा था उसको भी घमंड था कि भाई पूरा देश मेरे कहने से चलता है, मैं जो कुछ कहूंगा वो जनता यहाँ की मानेगी, मैं ही हूँ सब कुछ। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान थी यहाँ के शासन से, राजतंत्र से। सोनी सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए अभी देखते हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीसरे वर्ग पर, बिल्कुल तीसरे वर्ग पर टैक्स उसने, ऐसे भी तीसरा वर्ग ही तो टैक्स दे रहा है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग तो मौज ले रहा है, नौकरियां भी बड़ी बड़ी वही प्राप्त कर रहा है और मजे भी ले रहा है वही। लेकिन बेचारे जो तृतीय वर्ग के लोग थे, जिसको तृतीय स्टेटस बोला जाता है, उनकी आफत थी, वो परेशान। एक तो वो गरीब लोग थे, किसान व्यापारी, ये आप जानते हो उनके पास ज्यादा पैसा थोड़ी होता है। अब नौकरियां बड़ी बड़ी तो भैया प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोग ले जा रहे हैं। ठीक, बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक। हाँ, लुई 14वें ने क्या किया, स्थायी सेना, परमानेंट सेना रखने का प्रावधान किया। परमानेंट सेना, जो आज के हमारे पास सेना होती है ना, फौजी भाई वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही उसने परमानेंट कर दिया लोगों को कि हमारी सेना रहेगी परमानेंट। तो आप भी जानते हो सेना पर भाई खर्चा होता है, सेना रखने पर खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, रख रखाव के लिए बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। हाँ, लुई 14वां था, उस समय था लुई 14वां, 1661 से लेके 1715 तक। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब 1789 आएगी, हम बताएंगे आपको, 1789 आएगी तब लुई 14वां नहीं होगा, लुई 16वां होगा। इस लुई 16वां की बहुत आफत आई थी उस समय, और इसको बाद में जाके वहां की कोर्ट ने, न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया था इसको। इसको लुई 16वां को पढ़ेंगे हम आगे के वीडियो के माध्यम से। हाँ, नहीं, चलिए हम इसको देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है आवाज की, वैसे हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। तो क्या था, हाँ हम देख लेंगे बेटा, देख लेंगे। सर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, कानों से सुन लीजिए। थोड़ी आवाज कट कट के आएगी, अब क्लास बीच में छोड़ नहीं सकते ना, अभी देखेंगे क्लास खत्म होने की। गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा हम देख लेंगे, अब थोड़ा इस क्लास को तो कंप्लीट कर ही लो अब। ठीक, तो ये क्या था, हाँ सर टाइम चेंज कर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा हम इस पर
बात करेंगे। एक आध दिन में हम टाइम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि पता लग गया है हमें आप लोगों के स्कूल खुल गए हैं, तो आप सब लोग स्कूल में रहते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 1789 में लुई 16वां गद्दी पर था उस समय जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये बच्चों हमने क्या सीखा अब तक? हमने सीखा कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था क्या थी, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। सामाजिक कारण या सामाजिक व्यवस्था भी बोल सकते हैं, राजनीतिक कारण या उसको राजनीतिक व्यवस्था भी बोल सकते हैं, आर्थिक कारण या उसको आर्थिक कारण भी बोल सकते हैं। ये तीनों बातें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये समझ में आ जाएगा कि वहां की जनता को क्या प्रॉब्लम थी, वहां की जनता सड़कों पर क्यों आई, क्यों राजा के खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह किया। ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ, तो अगली कक्षा में हम इस क्लास के आगे वाले भाग को देखेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो प्रमुख कारण है फ्रांस की क्रांति के, तत्कालिक कारण भी होगा। तत्कालिक कारण का मतलब होता है अचानक से कोई कारण। जैसे 1857 की क्रांति को आप देखोगे तो उसमें एक तात्कालिक कारण हुआ करता था कि हमारे सैनिकों ने चर्बी से लगे कारतूस को चलाने से मना कर दिया, उसी के ऊपर क्रांति हो गई। नहीं बेटा, उसके ऊपर क्रांति नहीं हुई, वो तो एक तात्कालिक कारण था। एक कहते हैं ना बहाना चाहिए, मौका चाहिए, वो मौका था हम लोगों के पास। तो ऐसे ही फ्रांस की क्रांति का भी तात्कालिक कारण होगा। फ्रांस की क्रांति को करने के लिए एक बहाना चाहिए होगा, वो हम इससे आगे आने वाली कक्षा में देखेंगे। बहाना था, हाँ बेटा सच कह रहा हूँ, बहाना था। क्योंकि हम लोग 1757 प्लासी से लेकर 1857 100 वर्षों के ब्रिटिश लोगों की गुलामी से बिल्कुल उब चुके थे, परेशान किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग मौका देख रहे थे, कोई ऐसा मौका मिले कि हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दें। हाँ, सुशांत पांडे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोनी सिंह बिल्कुल। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कुछ प्रमुख कारण थे फ्रांस की क्रांति के, प्रमुख कारण। कारण मतलब समझते हो, जिनकी वजह से क्रांति रही होगी, वहां हुई होगी। अब हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण। अब लोग परेशान हैं, फ्रांस के लोग परेशान हो गए, लेकिन फ्रांस के लोग सोच रहे हैं भाई साहब कोई मौका तो मिले हमें इस राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, कोई मौका ही नहीं मिलता। चिंगारी तो लगे, आग तो बाद में लग जाएगी, पहले कहीं ना कहीं चिंगारी लगानी चाहिए। ऐसे मेरठ की क्रांति 1857 की क्रांति में चिंगारी क्या थी? चर्बी वाले कारतूस, वो चिंगारी थी, उसी ने आग लगाई थी। तो ऐसे ही इन लोगों को क्या चाहिए? अब एक चिंगारी चाहिए आग लगाने के लिए। तो इससे आगे आने वाली कक्षा में हम आपको बताएंगे। और जो आवाज वाली प्रॉब्लम है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, टाइम चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं सोनी सिंह, हम क्लास का टाइम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है अगली क्लास से ही हम आपकी क्लास का टाइम चेंज कर दें, आप चिंता मत कीजिए सर, इवनिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है बेटा। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। जब तक आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास का टाइम चेंज करेंगे बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।